वेलकम टू अन अकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक एंड साथ में सर्च स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी और उन सर्च स्ट्रेटजी की डिवाइडेशन हमने अंडरस्टैंड की थी कि कौन सी सर्च किस तरफ आती है, ये डिवाइडेशन। उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट ए स्टार के बारे में भी काफी डिस्कशन हम कवर कर चुके हैं। आज वहीं से टॉपिक शुरू करेंगे। ए स्टार की क्या खासियत होती है? जब हम मिनिमल कॉस्ट निकालना चाहते हैं पूरे पाथ में तो हम ए स्टार यूज कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पाथ आ जाए बस, तो भी हम ए स्टार यूज कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। ए स्टार क्या था? कंप्लीट एंड ऑप्टिमल। एंड ए स्टार में हम मान के चलते हैं कि एफ डैश आएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एफ डैश डैश क्यों? क्योंकि ये अजम्पशन है। अजम्पशन क्यों है? पूरे पाथ को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, जी एन प्लस एच डैश एन। एच डैश क्या होती है? अजम्पशन, एस्टिमेशन। उसी कारण ये जो है ये भी अजम्पशन आती है। हाँ, एस्टिमेशन। ठीक है, अब सुनो आगे। अगर आपको पेपर में दिया है ऐसे एफ डैश एन जी एन इज इक्वल टू एच डैश एन, तो ये क्या है? पाथ कॉस्ट, पाथ को ट्रेवल करने से पहले, बिकॉज ये अजम्पशन है। कई बार वो इसी को इस तरह से लिख देता है, H1 होता है एक्चुअल, जो लगा उस पाथ को ट्रैवर्स करने पे जो कॉस्ट लगी उसके बाद का। ठीक है, ये एक्चुअल है, ये अजम्पशन होती है। ओके, एक्चुअल में इतनी लगी कॉस्ट, ये हमने अज्यूम किया था। पर अब नेक्स्ट सुनो। कई राइटर्स जो है गड़बड़ करते हैं। किस तरह से? वो इसी में इसको एफ एन अजम्पशन, इसी को एच एन अजम्पशन मानते हैं। कई राइटर की ये मिस्टेक्स है, जबकि लिखना चाहिए डैश। डैश अगर अजम्पशन है, जब आप एक्चुअल की बात करते हैं तो ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनो। तो उस वक्त आपको वर्डिंग रीड करनी है। वहां पे क्वेश्चन में साथ में वर्डिंग देंगे, वो आपको देंगे कि एच एन क्या है, एस्टिमेशन या फिर एक्चुअल, वो वर्डिंग लिखेंगे। ठीक है ना? एच एन क्या है? मान लो एस्टिमेशन ऑफ पाथ कॉस्ट फ्रॉम नोड एन टू गोल। हाँ जी, इज दिस क्लियर? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, तो हमने डिस्कशन की थी रोल ऑफ जी के ऊपर, याद है ना? सिर्फ दो चीजें हमने डिस्कशन की थी। रोल ऑफ जी में अगर जी की वैल्यू 0 है तो वी नीड पाथ सॉल्यूशन, हमें जस्ट सॉल्यूशन चाहिए समहाउ। यस, कैसे भी। जी इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? हमें सॉल्यूशन चाहिए इन fewest number of steps। बस यही था रोल ऑफ जी। टॉपिक क्लियर? ठीक है, गुड। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रोल ऑफ एच। देखो, इक्वेशन वही थी, एफ डैश एन जी एन प्लस एच डैश एन।
तो रोल ऑफ एच डैश, डैश लिखूंगी मैं, ठीक है ना। एच डैश, रोल ऑफ एच डैश क्या है? एच डैश इज एस्टिमेटर ऑफ एच। मैंने क्या किया, क्या लिखा है आपको मैं समझा चुकी हूं ये पॉइंट। एच डैश क्या है? अगर एस्टिमेटर है एच का, एच डैश एस्टिमेटर ही तो होता है, ठीक है। एच डैश क्या होता है? अजम्पशन किसकी? एच की, ठीक है ना, ऑफ एच, एच की अजम्पशन है। एच डैश इज एस्टिमेटर ऑफ एच, अगर एच का एस्टिमेटर है। कैसा एस्टिमेटर, अब वो डिस्कशन करेंगे। अगर एच डैश परफेक्ट एस्टिमेटर है, आपने अज्यूम किया था कि एच डैश क्या है, इतनी कॉस्ट लगेगी, और बाय चांस वो क्या निकला? परफेक्ट एस्टिमेटर ऑफ एच। एच डैश परफेक्ट एस्टिमेटर निकला एच का, तो इसमें क्या होगा? विल कवरेज immediately to the goal, ठीक है। जब भी एच डैश परफेक्ट एस्टिमेटर हो तो वहां पे हम इमीडिएटली गोल पे पहुंच जाएंगे, हमें किसी भी एक्स्ट्रा सर्च की जरूरत नहीं है, ठीक है, विद नो सर्च। समझ लगी आपको बात? यस और नो एवरीबडी? जितना बेटर एच डैश होगा, बेटर एच डैश बेटर, उतनी ही डायरेक्ट अप्रोच हमारी लगेगी, बस गोल पे पहुंचने के लिए। जितना बेटर सोचेंगे, जितना बेटर एस्टीमेट लगाएंगे। आपने एस्टीमेट लगाया था यूजीसी नेट के लिए कि अगर जुलाई में हो रहा है, मुझे इन मंथ में ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, मुझे फेब का मंथ 2 सब्जेक्ट्स के लिए रखना है, आपने एस्टीमेट लगाया था, और बाय चांस पेपर तक जाते जाते इस एस्टीमेट से आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जो आपका एस्टीमेट था वो एक्चुअल जैसा बन गया, ठीक है। जितना बेटर आप एस्टीमेट लगाओगे, उतना बेटर आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ गोल पे पहुंचोगे। क्लियर? समझ लगी आपको बात? ठीक है। फिर क्या हो सकता है? वही बातें, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन ये थी कि अगर एच डैश की वैल्यू 0 हो जाए, इफ एच डैश 0, तो क्या होगा? सर्च विल बी कंट्रोल्ड बाय जी। सिंपल, इसका आंसर हम क्या देंगे? कौन सी ऑप्शन? सर्च विल बी कंट्रोल्ड बाय जी। 0 का मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं आगे कितना खर्चा आने वाला है। एच डैश 0 का मतलब यही है, हम एस्टिमेट लगा ही नहीं पा रहे। समझ लगी बात? बताओ। ऑल्सो, सेकेंड स्टेप में बोल रही हूं, ऑल्सो इफ g इज इक्वल टू 0, अगर g की वैल्यू 0 हो जाए, ऑल्सो, हाँ, सर्च विल बी रैंडम। आप खुद सोचो, सर्च रैंडम हो जाएगी क्यों? ना हमने आधा रास्ता ये लिया, ना आधा रास्ता ये लिया, हमें पता ही नहीं, तो सर्च आपकी रैंडम हो जाएगी। समझ लगी सभी स्टूडेंट्स को बात? वेरी नाइस, ठीक है। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर जी की वैल्यू 1 हो जाए तो सिंपल है, सर्च विल बी ब्रेड्थ फर्स्ट। ब्रेड्थ फर्स्ट नहीं धन्या, बिल्कुल भी नहीं। धन्या ने कहा मैम उसको हम वर्स्ट केस कहेंगे, जी इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू नो। वर्स्ट बेस्ट का कोई केस ही नहीं है यहाँ पे।
बता रही हूं। g इज इक्वल टू 0 का 1 का मतलब क्या है, ब्रेड्थ फर्स्ट का मतलब क्या है। हमारे पास ना दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, दूसरी है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ होता है पहले यहाँ पे गए, फिर इसके आगे गए, आगे जाने को कुछ है नहीं, फिर बैक ट्रैकिंग करके यहाँ पे आए, फिर नेक्स्ट पे गए, आगे जाने को कुछ नहीं, फिर बैक ट्रैकिंग पे यहाँ, फिर बैक ट्रैकिंग यहाँ, आगे गए, फिर इधर गए, फिर बैक ट्रैकिंग करके रूट पे आए, फिर इधर गए। इस तरह से दिस इज डेप्थ फर्स्ट। ब्रेड्थ क्या होता है, ब्रेड्थ में हम कैसे चलते हैं, यहाँ पे, फिर इधर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर। दिस इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अगर जी की वैल्यू 1 हो जाए तो उसके आंसर में वो डेप्थ या ब्रेड्थ में से भी कुछ पूछ सकता है। जी की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो वो ब्रेड्थ फर्स्ट जैसा बनेगा। इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवल, दिस इज लेवल नंबर 0, दिस इज लेवल नंबर 1, दिस इज 2। तो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रावर्सल हो रहा है। टॉपिक क्लियर। हाँ, जब दोनों 0 हैं तो इट इज कॉल्ड रैंडम। ठीक है, शीट दे रही हूं मैं आपको, चेक कीजिए एक बार, अगर कोई डाउट है मेरे से पूछो। सारे पॉइंट रीड करो। ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो वही पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर एच डैश परफेक्ट एस्टिमेटर है तो हम इमीडिएटली गोल पे पहुंच जाएंगे विद नो सर्च, सर्च करने की जरूरत ही नहीं। अगर एच डैश बेटर है तो उतना ही बेटर डायरेक्ट अप्रोच से हम अपने गोल पे पहुंचेंगे। अगर एच डैश 0 है तो सर्च कंट्रोल्ड बाय जी होगी। अगर जी 0 है तो रैंडम हो जाएगी। अगर जी भी 0 हो जाए एच के साथ साथ, ये दोनों पॉइंट एक साथ है, फिर तभी ऑल्सो लिखा है। अगर जी की वैल्यू 1 हो जाए तो वो ब्रेड्थ फर्स्ट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनिएगा, इसमें ना दो टर्म्स आ जाती हैं। एक आ जाता है ओवर एस्टिमेट, ठीक है, एक आता है अंडर एस्टिमेट। मैं दोनों के बारे में समझा रही हूँ। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, बी सी डी, ठीक है, इस तरह से ओवर एस्टिमेट। चलो आगे जाने को 5 है, 4 है, 1 है। देखो ध्यान दो, क्या है, हमने किसी गोल पे पहुंचना है, मेरा वो गोल यहाँ पे कहीं है, ठीक है। अब ए है, ए से मैं कहीं जाना चाहती हूँ, अंबाला, अंबाला, अंबाला। 3 रास्ते हैं जाने को, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों के साथ 1 1 1 कॉस्ट ही लग रही है, पर तीनों से आगे हमने अज्यूम किया, मैंने आपको समझाया था ना कि आगे का रास्ता एच डैश होता है, विच वी अज्यूम। हमने अज्यूम किया यहाँ पे 5 लगेगा, अज्यूम किया 4 लगेगा, अज्यूम किया 1 लगेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
बात समझ आई? ठीक है, अजम्पशन है। एक्चुअल क्या लगा वो भी पता चलेगा, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता मुझे कौन सा लग रहा है? दिस। डी। ठीक है, सो मैं डी को चूज कर रही हूं। एक्चुअल सच्चाई तो मुझे तब पता चलेगी ना जब मैं डी से आगे चलूंगी। तो जब मैं डी से आगे चली तो यहाँ पे 7 स्टेप्स लगेंगे गोल तक पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको सही एस्टिमेट नहीं किया। इसको छोड़ो, अब आगे सुनो। अगर मैं थ्रू बी जाती तो 5 लगने की जगह पे मुझे सिर्फ 2 ही स्टेप लग रहे थे एक्चुअल में। तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे कितनी आती? सिर्फ 3। इधर कितनी आएगी? 8। तो मैंने क्या कर दिया, बी को ओवर एस्टिमेट। जो बेस्ट पाथ था, अगर हम उसको कभी भी ओवर एस्टिमेट ना करें, अगर हम गारंटी देते हैं, कौन सी गारंटी? कि जो आपका एच डैश है विल नेवर ओवर एस्टिमेट एच। आपको ये बात समझ लगी? एच डैश कभी भी अगर ओवर एस्टिमेट नहीं करता किसको? एच को। तो फीडबैक दो भाई, पता चला या नहीं चला? ठीक है, जैसे हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था पर वो बेस्ट था। तो अगर एच डैश नेवर ओवर एस्टिमेट एच, तो ए स्टार गारंटी टू फाइंड ऑप्टिमल पाथ। उस केस में ए स्टार विल फाइंड ऑप्टिमल पाथ। टॉपिक क्लियर? ठीक है, क्या वर्डिंग थी ओवर एस्टिमेट की, समझ आ गया ना? ठीक है, अंडर एस्टिमेट के साथ नहीं है ये टर्म, सिर्फ ओवर एस्टिमेट के साथ है। यूजीसी नेट में आपको इसके क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3। डन? गुड। फिर सेम वही चीजें जो आज तक अभी तक डिस्कस की है। एफ एन इजिकल टू जी एन प्लस एच एन है। मैंने आपको बताया भी था, कुछ राइटर सिर्फ एच एन लिख देते हैं, डैश नहीं लिखते। तो वर्डिंग रीड करो। एच एन क्या है? एस्टिमेशन है। जो चीजें हम एच डैश के लिए रीड कर रहे थे वो एच एन के ऊपर लागू हो जाएंगी। ह्यूरिस्टिक इज ऑप्टिमाइज्ड। आपका ह्यूरिस्टिक कब ऑप्टिमाइज्ड होगा? ऑप्टिमाइज्ड मतलब बेस्ट। That is so to say, it never overestimate the distance to the goal. कब बेस्ट होगा? जब ये कभी भी ओवर एस्टिमेट ना करे गोल तक पहुंचने के रास्ते को। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? वेरी नाइस, वेल डन। ठीक है, सो आओ, हाउ फास्ट इज ए स्टार? ए स्टार कितना फास्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक पे। बता चुकी आपको। ह्यूरिस्टिक इज परफेक्ट। ह्यूरिस्टिक किसको कहा गया है? ए एच डैश को। ह्यूरिस्टिक इज परफेक्ट। अगर आपकी ह्यूरिस्टिक परफेक्ट है, देयर इज नो रियल सर्च, वी जस्ट मार्च डाउन द ट्री टू गोल। इज दिस क्लियर? गुड। इसी के साथ ए स्टार होता है खत्म। डन? लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जो मैंने रीड नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं था। जस्ट ए स्टार में है क्या? अगर ह्यूरिस्टिक परफेक्ट है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? ठीक है,
डन, ठीक है, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च समझते हैं। मैंने एक डायग्राम क्रिएट भी की थी, मैं क्यों फिर से डायग्राम क्रिएट करूं, है ना, उसी पे चलते हैं। देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है ना, वो क्या करता है, वो कहता है अगर आप ए पे हो, उसके नेबरिंग नोड को लो, ठीक है। ये ना स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, ये जो है वो क्यू के ऊपर काम करता है। डिटेल में ये टॉपिक मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में ही करवाऊंगी, अभी के लिए समझ लो। डेप्थ फर्स्ट ये कहता है, कहता आप ना ए की डेप्थ में चले जाओ, बी आ गया, फिर बी की डेप्थ में चले जाओ, क्योंकि आप गोल पे जाना चाहते हो। मान लो आप लोगों को यहाँ पे गोल नहीं मिला, तो फिर आप क्या है, डेड एंड में ट्रैप हो चुके। आपको ये बात समझ आई, इसको डेड एंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाने को था नहीं कुछ, डेड एंड ट्रैप, जकड़े गए, डेड एंड के ट्रैप में आ गए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप बैक ट्रैकिंग करके रूट पे पास जाएंगे, रूट से पूछेंगे आपका कोई और चाइल्ड है जहां पे भेजना चाहते हो, रूट ने इधर भेज दिया, इसके पास भी आपके गोल तक जाने का रास्ता नहीं मिला, फिर से हम डेड एंड में आ गए, फिर से हम रूट पे जाएंगे, बी से पूछेंगे कुछ और है, बी कहता नहीं मेरे फादर के पास जाओ, ए पर गए, ए से पूछा आपने हमें अपने बेटे के पास भेजा था, बी के पास, उसके पास रास्ता खत्म ही हो गए, ये कहेगा सी के पास जाओ, सी ने भेजा एफ पे, डेड एंड, फिर एफ के पिताजी जो कि सी है उनके पास गए, फिर जी के पास गए। आपको वर्किंग पता चली कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक अच्छी चीज है, अगर आपका सल्यूशन यहीं पे पड़ा है तो आपको पहली बार में ही मिल जाएगा, ये तो अच्छी चीज है। अगर आपका सल्यूशन आखिर में पड़ा है तो आपको सारा ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। एम आई राइट? ये बुरी चीज है। गुड, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट में। फिर उसके बाद है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में। ये देखो, हम पहले रूट, फिर उसके सारे नेबरर्स को एक्सप्लोर करेंगे। नेबरर कौन होता है? जिसका उसके साथ एज हो, एक कॉमन एज, उसको नेबरर बोलते हैं। पहले हम ए के बी के पास गए, फिर सी के पास गए, फिर डी, फिर ई, ऐसे चलेंगे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। हाँ जी, क्लियर। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। And what is this? Depth first search. ठीक है, अब आगे सुनिएगा। दोनों में अच्छी चीज भी है, बुरी भी है। ब्रेड्थ फर्स्ट में हम बिना बात के सारा रास्ता ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर आपका सोल्यूशन यहाँ पे हो, आप देख लो आप कितनी नोट्स को घूम के आ रहे हो, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करते हैं डेप्थ फर्स्ट, फिर ब्रेड्थ फर्स्ट, इनकी कमियां सब कुछ फिर चलेंगे। इनकी पॉजिटिव चीजें मिलाकर एक बना है, कौन सा बना है, याद है क्या समझाया था? दोनों की अच्छी अच्छी फीचर उठाकर बेस्ट फर्स्ट बनाएंगे। गुड, वेरी नाइस। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। रूट नोड इज एक्सपेंडेड। ब्रेड्थ में होता क्या है, रूट नोड्स एक्सपेंड होएगी, फिर उसके सारे सक्सेसर्स एक्सपेंड होंगे, देन देयर सक्सेसर्स, फिर उनके सक्सेसर्स एक्सपेंड होंगे। क्लियर, ठीक है। पहले रूट, फिर उसके सक्सेसर्स, फिर उनके फर्दर सारे सक्सेसर्स एक्सपेंड होंगे। डन।
ऐसे ही था, ठीक है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हो क्या रहा है, हम सारी नोड्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये गारंटी देता है अगर उसमें कहीं पे भी सिंगल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है वो हमें सोल्यूशन देगा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी रिक्वायरमेंट आर बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि सारी नोड ट्रावर्स करेंगे, ऑब्वियस है हमें सभी के लिए मेमोरी चाहिए ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में। तो गारंटी टू फाइंड द सॉल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट। तो ये इसका मेन पॉइंट क्या हुआ, यही जो मैंने रेड कलर में लिखा है, या फिर ये जो ब्लू कलर में डार्क करके लिखा है। और क्या है, इम्प्लीमेंटेड विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एंड क्यू का कंसेप्ट इसके ऊपर लगता है। क्लियर हो गया? मैंने अपनी स्लाइड्स में सिर्फ उतना ही कंटेंट रखा है जिससे आप नोट्स बना पाओ। मैंने यहाँ पे थ्योरी में चीजें दी ही नहीं, आप देख लो आपके सामने शीट है, आप क्या लिखोगे इसमें से, समझ गए ना? मेन मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप इनमें से भी एक एक वर्ड उठाकर लिख लो बस। चलो, तो दिस इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, सिंपली एक बाइनरी ट्री है। फिर उसके बाद है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च नॉट गारंटी टू फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जब हम एक पाथ चूज करते हैं ये वाला, तो हम एक बार डेड एंड में ट्रैप हो गए, सोल्यूशन आपका कहीं और पड़ा है, तो ये आपको गारंटी नहीं देता सोल्यूशन देने की। क्यों? क्योंकि आप एक बार डेड एंड में ट्रैप हो गए। वो तो हम बैक ट्रैकिंग लगाकर आगे जाएंगे, फिर जाकर सोल्यूशन मिलेगा, वो अलग बात है। पर एक बार तो हम बैक ट्रैक हो, फंस गए ना जाल में, वो बात है। एक्सपैंड डीपेस्ट नोट इन करंट फ्रिंज, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज। करंट फ्रिंज में डीपेस्ट नोट तक एक्सपैंड करेंगे। अगर डीप एंड अगर एंड पे आ गए, डीप एंड पे, बैक ट्रैकिंग इज डन, बैक ट्रैकिंग करेंगे नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए। इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक के साथ। स्टैक का क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसकी एक कमी है। gets trapped into infinite time, infinite time ट्रैपिंग होगी, समझिए ना? जितने बार नोड नहीं मिली, जितने उसके आगे ट्री में रूट पड़े, जिस लीफ नोड पड़ी है, मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए, ये कितनी लीफ नोड पड़ी है, इतने टाइम आप डेड एंड में ट्रैप हुए होगे। टॉपिक क्लियर? ये था डेप्थ फर्स्ट। अब हम चलते हैं बेस्ट फर्स्ट में। बेस्ट फर्स्ट को और ग्राफ भी कहा जाता है, सुन लो। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज गुड, डेप्थ फर्स्ट सर्च अच्छा था। क्यों? सोल्यूशन मिल गया हमें पहले ही फ्रिंज में। देखो, डेप्थ फर्स्ट क्यों अच्छा था, क्योंकि हो सकता है हमें यहीं पे सोल्यूशन मिल जाए पहले ही फ्रिंज में, विदाउट ऑल कंपीटिंग ब्रांचिंग हैविंग टू बी एक्सपेंडेड। हमने बाकी किसी भी ब्रांच को एक्सपैंड नहीं किया, करंट फ्रिंज में ही हमें आंसर मिल गया, बस खत्म कहानी डेप्थ फर्स्ट की। ब्रेड्थ फर्स्ट क्या होगा, इट डजंट गेट ट्रैप्ड ऑनटू डेड एंड्स, ठीक है, इट डजंट गेट ट्रैप्ड इनटू डेड एंड। इसकी ये अच्छी बात है कि ये डेड एंड पे ट्रैप नहीं होता। तो दोनों की अच्छी अच्छी बातें उठाओ, कंबाइनिंग दीज टू, इन दोनों को कंबाइन करके फॉलो अ सिंगल पाथ, एक सिंगल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वो आप पे है कौन सा पाथ आपने फॉलो करना है। स्विच व्हेनेवर, जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, आपको लगा कि ये वाला पाथ ज्यादा अच्छा है, तो स्विच व्हेनेवर पाथ लुक मोर प्रॉमिसिंग देन करंट पाथ। जब आपको जाते जाते कोई पाथ करंट पाथ से ज्यादा अच्छा लगे, उस पर स्विच कर लो। गूगल मैप यू कैन से यस। हाँ जी, डन।
वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, इसमें क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट की पाथ, वो सीधा बस एच एन की इक्वल होती है, ये इसकी इक्वेशन है। एग्जामिनर ये पूछ चुका, ए स्टार की भी आपको पता चल चुकी क्या है ना, ये थी। तो बेस्ट फर्स्ट की जस्ट एच एन है, क्लियर। बेस्ट फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ओके। जो हमें सबसे बेस्ट नजर आएगी, वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दैट ओनली। डन। ठीक है, गुड, ठीक है। तो बस यही था, इतनी सी इक्वेशन आपको याद रखनी है बेस्ट फर्स्ट की, और इसमें दोनों अच्छी फीचर मिला दी, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ की। डन। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये तो बेस्ट था ना, बेस्ट फर्स्ट। फिर था एक ना ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, भी इसकी ही टाइप है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट। एक तो सिंपल बेस्ट फर्स्ट हो गया, एक कई बार ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट भी पूछ लेते हैं, ग्रीडी वर्ड लग जाएगा आगे, तो वो सुन लो। उसकी इक्वेशन भी सेम है, पर बस हम ये कहेंगे ऑप्टिमल नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्लियर, नॉट ऑप्टिमल एंड इनकम्प्लीट। क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, डन। ठीक है, गुड, वापिस आओ। सो बेस्ट फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटीज तो चेक करनी पड़ेगी इसमें, हाँ ठीक है। ये था बेस्ट फर्स्ट, ये है ग्रीडी सर्च, मतलब ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, फिर है ए स्टार। इज दिस फाइन? एओ स्टार को बेसिकली किसी में भी इंक्लूड नहीं किया जाता प्रतिभा, पर क्योंकि ए स्टार इधर है, अगर हमें करना पड़े, कभी क्वेश्चन आ जाए, तो वी विल इंक्लूड इन इनफॉर्म्ड ओनली, ठीक है। अदरवाइज किसी में नहीं, किसी की टाइप नहीं है एओ स्टार, डिफरेंट है वो। डन। ठीक है, हाँ जी, इतना टॉपिक क्लियर, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। फिर इसमें कुछ और टाइप्स भी हमने रख रखी है, जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव डीपनिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट का मतलब क्या है? गारंटी टू फाइंड सिंगल सोल्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। यूनिफॉर्म कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अगर सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये देगा। ब्रेड्थ भी ये कह रहा था, अगर सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दे रहा था, पर कितने टाइम में हमें पता नहीं। यूनिफॉर्म कॉस्ट अगर सिंगल सोल्यूशन दे है, एग्जिस्ट करता है, देगा, और उसको मिनिमम कम टाइम में देगा। समझ लगी बात? ठीक है, मेन पॉइंट ही ये है। लो चलते हैं इसकी तरफ। यूनिफॉर्म कॉस्ट,
रूट नोड इज एक्सपेंडेड फर्स्ट, पहले तो रूट नोड एक्सपेंड करेंगे. नेक्स्ट नोड टू बी एक्सपेंडेड इज सिलेक्टेड एट लोएस्ट कॉस्ट. इसके बाद वो नोड सिलेक्ट करेंगे जो लोएस्ट कोड पे है, लोएस्ट कॉस्ट पे है, ऑन द फ्रिंज रादर देन लोएस्ट डीप. ठीक है, उस फ्रिंज पे आप देखो, किसी भी फ्रिंज पे, उस डेप्थ में नहीं देखना आपको, किसी भी फ्रिंज पे देखो लोएस्ट कॉस्ट कहां पे पड़ी है. फिर जीएन पाथ कॉस्ट हो जाएगी इसमें. तो ब्रेड्थ फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू यूनिफॉर्म कॉस्ट. ब्रेड्थ फर्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्ट के जैसा ही है. इक्वेशन इसकी जस्ट जीएन बन जाएगी, HN इज इक्वल टू जीएन, या FN इज इक्वल टू जीएन, या सिंपल लिख लो जीएन बन गई. इसका मतलब क्या है, गारंटी टू फाइंड सिंगल सॉल्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट. ये मिनिमम पाथ कॉस्ट आपके ध्यान में होना चाहिए कि ब्रेड्थ में ये वर्ड्स नहीं आते तीन. गारंटी टू फाइंड सिंगल सॉल्यूशन तो आ जाता है. हाँ जी, डन. वेरी गुड, ठीक है. सो ओनली सूटेबल फॉर स्मॉलेस्ट इंस्टेंस प्रॉब्लम. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ उनके लिए सूटेबल है ये यूनिफॉर्म कॉस्ट. बड़ी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है, तभी जाकर ए स्टार बने हैं. डन. नो, दिस इज नॉट लेवल वाइज, दिस इज नॉट डेप्थ वाइज सोनाली बेसिकली. ठीक है, हाँ, पर इतना जरूर है कि ये लेवल के जैसा है, ये लेवल वाइज नहीं है पूरा. लेवल वाइज में तो हम ऐसे चलते थे, पर ये लेवल के जैसा है यूनिफॉर्म कॉस्ट. क्यों? क्योंकि ना आप इसमें अगर आपको ऐसे जाना पड़े, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो आप जाएंगे ना. ये लेवल वाइज है, ना ही ये डेप्थ वाइज है. इसका अपना ही स्ट्रक्चर है. पहले ये देख रहा है कि कॉस्ट कम कहाँ पे है बस, और वो सिर्फ पॉसिबल है छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर लगाना. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर ये मेथड नहीं लग सकता. क्लियर? गुड, ठीक है, बस दिस इज द कंसेप्ट. हाँ जी, डन. ठीक है, हाँ, बेस्ट भी ऐसा ही था, पर दैट इज इंक्लूडेड इन बिग केसेस. ठीक है, इसको हम छोटे केसेस में भी यूज कर सकते हैं. तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो है वैसे तो अच्छी है. अगर हम बात करें अनइन्फॉर्म्ड, ब्रेड्थ, यूनिफॉर्म, डेप्थ, डेप्थ लिमिटेड, वैसे तो अच्छी हैं, पर इनकी एक कमी है. हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्लो है. हाँ बिल्कुल, सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के ऊपर लगेंगी. असली संसार की बातों में, प्रॉब्लम्स में वी आर नॉट गोइंग टू यूज यूनिफॉर्म, सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी अनइन्फॉर्म्ड. यूनिफॉर्म भी उसका ही पार्ट है. क्लियर? गुड, ठीक है, चलो आओ वापिस. तो यही थी चीजें सर्च स्ट्रेटजी की. अगर कुछ और पॉइंट भी जहां जहां आएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड होगा. ठीक है, तो सर्च स्ट्रेटजी का टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है. डन? क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, वाई टू गेट बोर, है ना. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, दैट इज कल की क्लास में भी ये जाएगा, वो है कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म, डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कुछ ये टॉपिक है.
लेकिन ये टॉपिक करवाने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी, वो सुन लो। जब भी हम बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, आपने देखा है उसमें p प्लस क्यू, p मल्टीप्लाई क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं बुलियन अलजेब्रा में। ये तो सभी को पता है। पर जब हम AI की कोडिंग करते हैं तो वहां पे हम प्रोपोजिशनल लॉजिक यूज करते हैं। इसी चीज को प्रोपोजिशनल लॉजिक में B और Q लिखेंगे, इसको B एंड Q का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे सिर के ऊपर नहीं लिखते, उसके आगे नेगेशन का सिंबल लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब सुन लो नेक्स्ट बात। इसको बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर? दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। एंड व्हाट इज दिस? कंजंक्शन। हाँ जी, इज दिस क्लियर? डिसजंक्शन, कंजंक्शन, डन, गुड। ठीक है, आगे सुनो। अगर मैं बीच में डिस्जंक्शन एंड कंजंक्शन दोनों मिक्स कर दूं, ये होता है और ये होता है एंड। अगर ये मैं मिक्स कर दूं तो ये कोई भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये डिस्जंक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये कंजगेटिव क्लॉज है। समझ लगी बात? ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म के कंसेप्ट में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म, मैंने अभी आपको एक क्लॉज बताया है या नहीं? ठीक है, सुनते रहो प्लीज, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। ए या बी जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। समझ लगी आपको बात? क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। आपने ये चीजें बचपन में मैथ में सुनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब मैं ए नेगेशन बी नेगेशन ए इस तरह से कहने लग जाऊं तो इनको लिटरल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। और जब हम इनको इस तरह से लिख दें लाइक दिस, इनको क्लॉज बोलते हैं। ये कौन सी क्लॉज है? डिसजंक्टिव क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? कंजगेटिव क्लॉज। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, या फिर साथ में और सी भी आ जाए, इधर साथ में नेगेशन डी, कुछ भी, मतलब एंड है बीच में। आप देखो, कंजगेटिव एंड दोनों जगह, डिस्जंक्टिव दोनों जगह और है। अगर मैं मिक्स कर दूं, खिचड़ी पका दूं, एंड और डी, तो इसको हम कहेंगे नाइदर। ये कोई भी क्लॉज नहीं है। क्लियर? क्लॉजेस का पता चल गया ना? ठीक है, गुड। इसके बाद आ जाता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा कंजगेटिव नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? बीच में और प्रोमिनेंट होना चाहिए, बस यहां पे क्लॉज होगी जो वो कंजर्वेटिव क्लॉज होगी ऐसी। समझ लगी बात? इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं जब भी यहाँ पे मेन जो है प्रोमिनेंट जो है और है, और ये सारी क्लॉजेज हैं किसकी, कौन सी क्लॉजेज है? कंजर्वेटिव क्लॉजेज है। क्लियर? तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसमें कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स पड़ा हो। व्हाट इज दिस? कंजर्वेटिव क्लॉज ना, तो कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे ही ये है इस तरह से, इधर और में पड़ी होनी चाहिए। बस डिस्टिंक्शन ऑफ लिटरल्स। हाँ जी, क्लियर हुआ कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती है, कौन सी क्या होती है। क्लॉज में कंफ्यूजन है। क्लॉज किसको बोलते हैं? झिलमिल। लिटरल्स को इकट्ठा कर दो वो क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, झीलम, सॉरी। ठीक है, तो क्या है, लिटरल्स को इकट्ठा कर दो वो क्लॉज हो जाएगी। लेकिन डिस्जंक्टिव क्लॉज कौन सी होगी? जिसमें हम और यूज करते हैं, और डिस्जंक्शन। और कंजर्वेटिव क्या होगी? जिसमें हम कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड। जो ये सिंबल होता है ये और का होता है और इसको डिस्जंक्शन बोला जाता है, और ये सिंबल जो है दैट इज ऑफ एंड, इसको कंजर्वेटिव बोला जाता है। अब क्लियर? वेरी गुड। तो ये चेक करो, सम एग्जांपल्स आई हैव मेंशन्ड हियर, चेक करो। हाँ जी, समझ आ गई बात? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, इधर और पड़े हैं, बीच में और नहीं होना चाहिए, एंड 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 एंड, बस। कंजर्वेटिव एंड पड़े हैं, बीच में और है, इसके साथ कुछ नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज नेगेशन एस था, मैं इसमें अगर जीरो ऐड करूं तो भी ये नेगेशन एस से ही बनेगा। अगर आप इसको बनाना चाहें और जीरो इसके साथ लिख सकते हैं, आप ये नहीं कहेंगे मैम ये तो है नहीं उस तरह से जैसे ये है, ये तो मैम अकेला है। मैंने बता दिया कि अगर इसको आपको कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नॉट इन नॉर्मल फॉर्म, ये देखो और है, एंड है, ये ब्रैकेट के अंदर भी एंड है, फिर और है, ये नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं। और अगर हम इनकी बात करें, ये दोनों नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आप इसको कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दो आप जीरो, यही टर्म आ जाएगी। आप इसको डिसजंक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो वन, यही टर्म आ जाएगी। तो ये दोनों नॉर्मल फॉर्म बन गई। टॉपिक क्लियर? इसमें भी आप ऐड भी कर सकते हो। हाँ जी, डन। ठीक है,
तो ये दोनों नॉर्मल फॉर्म है, ये भी दोनों नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में हमें पता है क्या आएगा, वो कहेगा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई ना कोई क्वेश्चन देकर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल फॉर्म में कभी भी इम्प्लीकेशन, बाई डायरेक्शनल या फिर एक्सॉर नहीं होता। ठीक है, गेट रिड ऑफ, नॉर्मल फॉर्म में कभी भी इन तीनों में से कोई सिंबल नहीं होता। क्लियर? ठीक है, और कभी भी अगर आपका नेगेशन बाहर पड़ा है, नॉर्मल फॉर्म में नेगेशन का स्कोप सिंगल टर्म होता है, अंदर ले जाओ, डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, पी का नेगेशन लग गया और के आगे नेगेशन लगा, वो एंड में कन्वर्ट हो गया। क्यू का नेगेशन क्यू डैश। हाँ जी, क्लियर? तो हमें कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम। ये क्वेश्चन चेक करो, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज आर अवेलेबल, ये 2020 में आपको क्वेश्चन आया था। कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में क्या अवेलेबल होता है? कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, डिस्जंक्शन ऑफ लिटरल्स। चलो देखते हैं, ये हमारी कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म है, लिटरल्स ये होते हैं, इनके बीच में डिस्जंक्शन होती है। यू आर राइट। हाँ जी, डन। ए आंसर इसका सही है। क्लॉज पूछा जाता तो आप उस तरह से आंसर देते, कंजंक्शन ऑफ क्लॉजेज आता। क्लॉजेज की तो कंजंक्शन ही होगी ना, पर वो क्लॉज कैसी है उसमें आप लिख सकते हो कि वो डिसजंक्शन ऑफ लिटरल है। ये देखो, वही क्वेश्चन था कि क्लॉज कैसी है, उसमें क्लॉज कैसी अवेलेबल होती है। समझ लगी वर्डिंग? वेरिएबल से स्टार्ट किया था कि पहले वेरिएबल होते हैं, फिर लिटरल, फिर डिसजंक्शन क्लॉज, फिर कंजर्वेटिव क्लॉज। डन? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि जी इसको कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म या फिर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन लूं, मान लो ये है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? डिमॉर्गन लॉ लगाकर लिखोगे। डिमॉर्गन लॉ, पहली टर्म का नेगेशन, फिर एंड, फिर दूसरी टर्म का नेगेशन। अगर ये हो
पहली टर्म का नेगेशन और दूसरी टर्म का नेगेशन। इज दिस फाइन? ठीक है। और अगर ऐसा हो, हमें इसको कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बेसिकली तो क्लॉजेज ही है ना, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी क्लॉज बन गई, कंजंक्टिव क्लॉज। ये कौन सी है, डिस्जंक्टिव क्लॉज है। अगर हम इसको देखें, ये क्लॉज नहीं है, ये भी क्लॉज नहीं है। क्लियर? ये क्लॉजेज हैं जो हमने राइट हैंड साइड पे बनाई है। ये कौन सी है, कंजर्वेटिव क्लॉज है। दिस इज डिस्जंक्टिव क्लॉज, नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ए और बाहर पड़ा है ना, पहले ए और जाएगा बी के साथ, फिर एंड ए ओ जाएगा और सी के साथ। देखो, दिस इज ए और दिस इज ए और दिस इज ए और। टॉपिक क्लियर? What is this? B and C. What is this? B and C. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस में। अब मैं आज के लिए आपको एक होमवर्क दे रही हूं, आपको इसको कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्राई करेंगे घर पे। कंजर्वेटिव नॉर्मल फॉर्म होती क्या है वो आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, उसमें इम्प्लीकेशन नाम की चीज नहीं होती, ये भी मैं बता चुकी हूं। नेगेशन का स्कोप सिंगल टर्म होता है। यू हैव टू ट्राई दिस। हाँ जी, डन। ऑफलाइन, ठीक है। चलो वापिस आ रही हूं मैं उन्हीं रूल्स के ऊपर, और मैं ये कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रूल्स क्या थे कि ना, आइदर कोई भी नॉर्मल फॉर्म है उसमें ना तो इम्प्लीकेशन होता है, ना बाई डायरेक्शनल, ना ही एक्सॉर होता है। और अगर किसी स्टूडेंट को इम्प्लीकेशन नहीं पता कैसे खत्म होता है, इम्प्लीकेशन की जगह पे आप लिख सकते हो पहली टर्म का नेगेशन और दूसरी टर्म। बैटरी गई, एक मिनट। ठीक है, जो ये इम्प्लीकेशन था इसका मीनिंग क्या है, कैसे लिखा जा सकता है, पहली टर्म का नेगेशन और दूसरी टर्म। क्लियर? ठीक है, और जो बाहर नेगेशन पड़ा है उसको हम इनवर्ड लेकर जा सकते हैं, और अगर कहीं पे डबल नेगेशन है वो कैंसिल हो जाता है। मैम प्लीज शो द क्वेश्चन अगेन। ओके, ये और है, ये इम्प्लीकेशन है। ठीक है, डन हो जाएगा। ठीक है, एंड पे गिव मी थम्स अप जितने स्टूडेंट्स इसको करेंगे आज। कौन कौन इसको ट्राई करेगा, गिव मी थम्स अप। ये किसी ने 2 बार तो नहीं दिया? इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 68, 69, 70, 75, 77। बस बस बस, ठीक है। चलो, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में 5 PM।
ओके ठीक है 5 PM इस सेशन में इतना ही थैंक्स लॉट